हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और इन क्वेश्चनों का पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपके और अपने वक्त को जाया ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन एक राज्य जो मंत्री परिषद है उसके संदर्भ में पूछा गया है। और आपके सामने जो दो कथन दिए गए आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पदों को निर्दिष्ट नहीं करता है। और क्योंकि ये सीएम द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार इसको निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये प्रावधान आपके 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसको जोड़ा गया था। और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में सीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 12 से कम नहीं होनी चाहिए और जो उस सदन के जो सदस्य होते हैं उनकी 15% संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह कि किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कौन सी सलाह दी है, इसमें किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इसकी कहीं भी जांच नहीं कर सकते कि मंत्री ने राज्यपाल को कौन सी सलाह दी और क्या सलाह दी है। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो भी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोक लेखा समिति के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी विशेष कर ध्यान रखना, जहाँ ये पूछे कि सही नहीं है और सही है तो इसका भी जरा ध्यान रखना। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो लोक लेखा समिति है की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोक लेखा समिति है इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था इसके प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन सदस्य होता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका पद अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो जो लोक लेखा समिति है इसका सदस्य कोई भी मंत्री नहीं बन सकता है। तो इस हिसाब से आपका पहला तीसरा कथन तो सही है, दूसरा गलत है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो दूसरा कथन सही नहीं है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। और जो लोक लेखा समिति होती है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को चुना जाता है। और जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति का अधिकार आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और जो लोक लेखा समिति होती है इसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और लोक लेखा समिति जितनी भी संसदीय समिति है उनमें सबसे पुरानी कमेटी है। और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसमें 7 राज्यसभा से आते हैं और 15 लोकसभा से आते हैं। तो इन बातों का भी आप विशेषकर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है इसमें जो 2 कथन दिए गए इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद में सुप्रीम कोर्ट की अगर सलाह राष्ट्रपति के लिए दी गई है तो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति इसको माने या न माने। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति पर इस बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो पूर्व संवैधानिक संधि में कोई अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को माने ना माने और राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसके लिए इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। नहीं, पहला कथन सही हो जाता है, मतलब बाध्यकारी नहीं है। तो इससे कह रहा बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति इसमें।
दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। नहीं, तो इससे दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जब संवैधानिक पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवाद हो तभी सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य होती है। लेकिन ऐसे कंडीशन में ये कह रहा है कि राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या अन्य तथ्यों से संबंधित हो तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट चाहे राष्ट्रपति को अपनी सलाह दें या ना दें, इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो अगर दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्र में जो मंत्री होते हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि दो कथन दिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री नहीं बन सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। कोई सदस्य का संसद का सदस्य भी नहीं है तब भी वो उसका मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर उस सदन का उसको सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा उसको अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल गलत है। संविधान में कहीं भी मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि संसद द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है ना, पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। और जो अनुच्छेद 74 है, उस जो राष्ट्रपति सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके राज्यसभा के जो सभापति के रूप में पूछा गया की भूमिका के बारे में पूछा गया है। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपके उपराष्ट्रपति होता है, और उसकी क्या भूमिका होती है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया और आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, ये कह रहा है ये राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, ये सदन में नियमों का अंतिम प्राधिकारी होता है और वो सदन का नेता होता है राज्यसभा में। तो इस वजह से पहला कथन क्या सही हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, उनके विनिर्णय पूर्वधारण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है दल बदल के आधार पर वो राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में यह निर्णय करता है कि वो निरह है या नहीं है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तीसरा कथन कह रहा है कि जो दल बदल का जो कानून है तो वो राज्यसभा के सदस्य के बारे में निर्णय कर सकता है कि वो संसद का सदस्य बनने अयोग्य है या योग्य है। तो ये भी उपराष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, क्योंकि वो सदन में का सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। और दल बदल जो कानून है ये आपकी 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है और इसको 1985 में लाया गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें पहला दूसरा तीनों कदम सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के और उसके कर्तव्यों के स्रोत के बारे में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इनमें कौन से गुट सही दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, भारत का संविधान। तो ये बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। दूसरा, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, संसदीय परंपराएं, तो ये इसमें तीनों कथन सही है। इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा और उसके प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, उनका वो प्रमुख होता है और वो सदन का भी प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों का निर्णय उसका अंतिम होता है, उसका अंतिम निर्णय होता है। किसी भी संसदीय कोई मामला हो तो उसका निर्णय अंतिम होता है, वो जैसा बोलते हैं वैसा होना है। और अभी जो लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, जो कि राजस्थान के हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जयपुर को किसने बसाया था, जो आमेर के राजा था सवाई जयसिंह ने, उसने जयपुर को बसाया था। तो ये भी ध्यान रखना। तो डी आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत में कीटनाशकों के संदर्भ में पूछा गया और 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है भारत में कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित है। तो दूसरा कथन गलत है, ये रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय न होकर बल्कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसकी जगह है।
तो इस वजह से दूसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन है भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। तो तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो इस वजह से दूसरा तीसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो इस हिसाब से ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके समेकित ऋण शोध निधि के संदर्भ में पूछा गया है और उसके संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए, आपको ये बताने में कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहा है ये आरबीआई के साथ राज्यों द्वारा अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाई गई आरक्षित निधि है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह निधि लोक लेखे में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण में मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और समेकित ऋण शोधन निधि इसकी स्थापना 1999 और 2000 में की गई थी और इसकी स्थापना आरबीआई द्वारा की गई थी और ये एक तरीके से आरक्षित निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके प्रत्यानुदान के संदर्भ में पूछा गया, बोर्ड ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको बताने इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। यह कह रहा है भारत के संसाधनों पर आधारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह एक असाधारण अनुदान है और मांग का विवरण साधारणतः बजट में नहीं किया जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो इसमें दोनों कथन सही है। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेवा मतदाता के संदर्भ में पूछा गया है। जो सेवा मतदाता उसे कहते हैं जो डायरेक्ट मत देके इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं, जो किसी अपने द्वारा किसी व्यक्ति से वोट डलवाता है, जैसे या अपने डाक पत्र के माध्यम से भी अपना वोट दे सकता है या अपने द्वारा नियुक्त मतदाता के द्वारा वोट डलवाता है, तो उसको सेवा मतदाता कहते हैं। तो उसके संदर्भ में ही पूछा गया। और जो मतपत्र के माध्यम से परोक्ष यानी प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से वोट डालने के लिए कौन पात्र होते हैं, और आपको ये बताना है इसमें जो तीन कथन दिए इनको ये बताना है कि कौन कौन इसमें सेवा मतदाता हैं। तो पहला कह रहे हैं अनिवासी भारतीय। तो अनिवासी भारतीय सेवा मतदाता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से पहला कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है सशस्त्र बलों के सदस्य हैं। तो बिल्कुल ठीक है दूसरा कथन। तीसरा कथन कह रहा है विदेशों में नियोजित भारतीय राजनयिक। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो बी आपका सही आंसर है। तो जो सशस्त्र बल के सदस्य होते हैं ये सेवा मतदाता का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, एनएसजी हो गया, बीआरओ हो गया या सीआईएसएफ हो गया। तो इनके जो अधिकारी होते हैं। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये आपके लोक अदालत के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने तीन कथन है और आपको ये बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो लोक अदालत है उसको 1987 में वैधानिक दर्जा दिया गया था और लोक अदालत एक मंच की तरह कार्य करता है। दूसरा कथन देखते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है लोक अदालत का अधिनिर्णय आबद्ध कर नहीं होता है तथा यह अपील करने योग्य होता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे अपील करने योग्य नहीं होता बल्कि ये बाध्यकारी होता है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धति मूलक विधियों का सख्त अनुपयोग नहीं किया जाता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस हिसाब से ये आपका सही आंसर है। और लोक अदालत उन मामलों को देखता है जो न्यायालय में लंबित पड़े हुए मामले होते हैं और पक्षकारों के मध्य ये समझौता कराता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस हिसाब से ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी राष्ट्रीय जो प्रवासी सूचना प्रणाली है उसके संदर्भ में पूछा गया है और इसके सामने जो तीन कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्यों में उनके सुचारू आगमन को सुगम बनाने हेतु डिजाइन किया गया एक केंद्रीय ऑनलाइन कोष है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के संदर्भ में जो कथन दे रहे हैं तो इस हिसाब से पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ऑनलाइन कोष है जिसकी स्थापना कोविड-19 के दौरान की गई थी।
तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे नीति आयोग द्वारा विकसित नहीं किया गया, बल्कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसको विकसित किया गया है, ना कि नीति आयोग द्वारा। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन, जिसे कोविड-19 के दौरान संपर्क में आने वालों का पता लगाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवागमन की निगरानी हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोकसभा का अध्यक्ष के संदर्भ में पूछा गया है, और आपको ये बताना जो दो कथन दिए गए इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिसके निर्वाचन की जो तिथि निर्धारित करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, अध्यक्ष जब सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है तो लोकसभा के विघटन होने के उपरांत अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जब लोकसभा का विघटन होता है तो उसके उपरांत उसको त्यागपत्र नहीं देता है, बल्कि वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नवनिर्वाचित सदस्य पद धारण नहीं कर लेते हैं। और जो लोकसभा का अध्यक्ष पद ये बना रहता है अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये जो नवनिर्वाचित के ठीक पहले तक पद पर अपने पद को धारण करके रखता है। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा दोनों कथन गलत है, तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाना अत्यंत कठिन है। इस संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। तो आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, और आपको ये बताना है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है, बोला कि अत्यंत कठिन है, और आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन जो दिए गए हैं वो सही है। देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश को हटाना है तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तभी इनको हटाया जा सकता है। तीसरा कथन देखते हैं, अभी तक न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। तो ये तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अभी तक किसी के ऊपर भी महाभियोग लगाया गया है, लेकिन पूरी तरह ये सिद्ध नहीं हो पाया, और अभी तक किसी को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। तो इस वजह से ये कथन भी सही है। तो पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो सी आपका सही आंसर है। और अब ये देख लेते हैं कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा में, कोई भी प्रस्ताव ला सकता है न्यायाधीश के खिलाफ। अगर लोकसभा से लाया जाता है तो इस प्रस्ताव जो प्रस्ताव लाया जाता है तो इसमें 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो इसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। और जब ये प्रस्ताव पे जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये प्रस्ताव अध्यक्ष के पास जाता है। जब अध्यक्ष, या अगर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और राज्यसभा में जाता है तो सभापति के पास। और अध्यक्ष और सभापति के पास इससे या तो स्वीकार करता है और या वो अस्वीकार करता है। अगर तो अस्वीकार कर देता है तो वहीं समाप्त हो जाता है। अगर स्वीकार करता है तो फिर 3 सदस्य की एक कमेटी बनती है, और ये सदस्य जांच करती है कि अगर सही पाती है, अगर इनको लगता है कि नहीं ये जो इन पे जो आरोप लगाए गए हैं ये सही है, तो फिर ये आगे फिर सदन में इसको विचार विमर्श के लिए रख दिया। और विचार विमर्श के बाद इसको दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना होता है। जब दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है ये, तो इसका भी जरा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्र राज्य के मध्य के जो शक्तियों का निर्धारण है उसके विभाजन के संदर्भ में पूछा गया है, और आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, और आपको ये बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, संबोधित सूची में उल्लेखित विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद में नियत है।
तो पहला कथन गलत है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे जो सरकार है उसमें 3 सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची होती है उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। और तो पहला कथन क्या करे कि समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कर का निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद में नियत है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि जो समवर्ती सूची है केंद्र और राज्य दोनों इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, दोनों इसमें बदलाव ला सकते हैं, दोनों इसमें चेंज कर सकते हैं, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, किसी भी सूची में उल्लेखित विषयों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल में नियत है। तो दूसरा कथन भी गलत है, किसी भी सूची में विषयों पर कर आरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं, बल्कि जो कर निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है ये अवशिष्ट शक्ति है और ये आपके केंद्र सरकार के पास है ना। जो किसी भी विषय सूची में नहीं आते हैं उसके लिए जो केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां हैं, जो इन सूचियों से बाहर के जो विषय होंगे ये आपके अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, और अवशिष्ट शक्ति के अंदर जब ये आ जाते हैं तो इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो ये कह रहा है कि किसी भी सूची में उल्लेखित विषयों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडलों में नियत है। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें संसद का ये अधिकार दिए गए हैं। तो इस वजह से आपका पहला दूसरा दोनों कथन गलत है, तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सही मिलान करना है और आपको ये बताना है कौन इसमें सही सुमेलित है। एक तरफ प्रजातीय समूह दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो उइगुर के सामने चीन को दे रखा है, ओरोमो के सामने ईराक को दे रहा है, और कुर्द के सामने इथोपिया को दे रखा है, और आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। तो जो उइगुर मुसलमान है ये आपके चाइना में है, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। और जो कुर्द है ये आपके इथोपिया में नहीं होगा बल्कि इराक में है, और जो ओरोमो है ये आपके इथोपिया में है। तो इस वजह से पहला कथन ठीक है दोनों, और जो भी दूसरा तीसरा कथन ये दोनों गलत है। तो पहला सही सुमेलित, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति अधिकार प्राप्त है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र में जो परिसीमन आयोग होता है उसकी जो नियुक्ति का जो किसी अधिकार है, और आपको बताना है कौन कौन इसकी नियुक्ति कर सकता है। तो इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो निर्वाचन क्षेत्र में जो परिसीमन आयोग होता है इसकी नियुक्ति संपूर्ण देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाती है, और निर्वाचन आयोग की सहयोग से कार्य करता है ये। और इस जो निर्वाचन क्षेत्र जो परिसीमन आयोग है इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में पूछा गया है, और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान खुले मतदान द्वारा होता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये खुले मतदान के द्वारा नहीं बल्कि गुप्त रूप से इसका मतदान होता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार नहीं बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, जिसको एकल संक्रमणी मत द्वारा भी बोलते हैं ना। तो दूसरा कथन किस वजह से गलत हो जाता है, ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये फर्स्ट फास्ट द फर्स्ट सिस्टम के सिद्धांत पर, यानी जिस फास्ट का सिद्धांत का मतलब है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसको चुनाव होता है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं होता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है इसमें नोटा का प्रयोग नहीं होता है। तो इस वजह से पहला दूसरा दोनों कथन गलत है, तीसरा सही है, तो बी आपका सही आंसर है। और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो इसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और ये ध्यान रखना कि जो इसके जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे संसद के हो, चाहे राज्य विधानसभा के हो, या फिर दिल्ली या पांडिचेरी के विधानसभा के हो, इसमें कोई भी सदस्य जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी विशेषकर ध्यान रखना। तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट, ये आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और ये आपके जो भारतीय संविधान में जो लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के जो निर्वाचन हेतु जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि ये आपको ये बताना है कि जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होते हैं उसमें जो जिस जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको ये बताना है, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं आप, क्योंकि मतदाताओं के लिए पद्धति की जटिलता को समझना कठिन है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से होता तो मतदाताओं के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि ये मतदाता के लिए जटिल हो जाता और उनको समझना ये पद्धति बड़ी मुश्किल होती, तो इस वजह से इसको नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है भारत में बहुल राजनीतिक दल सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से होता है तो भारत में जो बहुल राजनीतिक दल सरकार है उसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है यह दलगत पद्धति के महत्व को कम करती, नहीं, ये तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है तो इसमें दलगत जो पद्धति की महत्व को कम नहीं बल्कि इसमें वृद्धि करती। तो इस हिसाब से आपका तीसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पहला दूसरा क्या है? सही है। तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर है। और जो अनुपात जो प्रतिनिधि प्रणाली के जो चुनाव होता है तो ये जैसे आपके राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है या विधान परिषदें होती हैं, जो इनके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपके इन कथनों में ये बताना है कि कौन से अधिकार जो उच्चतम न्यायालय में नियत है लेकिन उच्च न्यायालय में नियत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट में तो है लेकिन नहीं, हाई कोर्ट को तो है पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो देखते हैं, पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है उसको तो अधिकार है लेकिन जो हाई कोर्ट है उसको ये अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति को जो परामर्श देने का जो अधिकार है ये आपके सुप्रीम कोर्ट को है, ना कि हाई कोर्ट को। तो पहला कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है व्यक्तियों द्वारा जनित याचिका यानी पीआईएल दायर करने का अधिकार। तो जो पीआईएल जो जनित याचिका जो दायर करने का जो अधिकार है ये आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और तीसरा कथन कह रहा है रिट जारी करने का अधिकार। तो रिट जारी करने का अधिकार भी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट 2 अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर, क्योंकि पहला कथन सही है तो दूसरा तीसरा गलत है, तो बी आपका सही आंसर, यानी केवल एक आपका सही आंसर है। क्योंकि राष्ट्रपति को जो परामर्श देने का जो अधिकार सीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना 3 कथन में कौन सा कथन सही है। और ये कथन आपके जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है किसी पारंगत विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके लिए एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा उसके लिए 10 वर्ष न्यायिक के पद पर उसने काम किया हो और तीसरा उसने 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तभी वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। कह रहा है कि जो पारंगत विधिवेत्ता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन देखते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने हेतु संविधान सभा द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यालय निश्चित किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है जिसके न्यायाधीश होते हैं इसके कार्यालय को निश्चित नहीं किया गया है। और ये कह रहा है कि निश्चित किया गया है, क्योंकि इनका कोई उल्लेख नहीं है कि कितने साल तक ये अपने पद पर बना रहेगा। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है और ना ही इसमें न्यूनतम आयु का उल्लेख है। तीसरा कथन देखते हैं, न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको आपके राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो उस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। और जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी न्यूनतम आयु का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कितने साल का व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन वो अगर 62 वर्ष तक ही अपने पद पर बना रह सकता है।
न्यूनतम का उल्लेख नहीं है, लेकिन जब अगर 62 वर्ष उनकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है और ये त्यागपत्र आपके राष्ट्रपति को देता है, जबकि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और हटाने का अधिकार भी आपके राष्ट्रपति को ही है और राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटा सकता है। और महाभियोग की क्या प्रक्रिया है? इसके लिए संसद किसी भी सदन में ये इसको शुरू कर सकते हैं। अगर ये लोकसभा से होता है तो इसमें जो इसका प्रस्ताव होता है तो उसके लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर राज्यसभा से आता है तो उसके प्रस्ताव पर 50 लोगों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर जब ये प्रस्ताव जाता है, अगर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और राज्यसभा में जाता है तो सभापति के पास। यानी सभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। और अध्यक्ष और सभापति को यह अधिकार है कि वो उसको या तो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर वो स्वीकार करता है तो वो 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी और उस कमेटी की वो जांच करेगी, और अगर ये कमेटी अगर ये पाती है कि जो इन पे जो आरोप लगाया गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, तो अगर वो सही पाती है तो फिर उसको आगे भेज दिया और ये फिर संसद में इसमें चर्चा होती है और संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से फिर उसको पारित करना होता है। उसके बाद जब विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो महाभियोग की ये पूरी प्रक्रिया है, इसको जरा याद रखने की कोशिश करना। और लेकिन जो राज्य का हाई कोर्ट होता है इसमें ये ध्यान रखना, इसकी 62 वर्ष तक ये पद पर बना रह सकता है और इसको जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्यपाल दिलाता है, लेकिन अगर त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देता है। हटाने का अधिकार भी उसको राष्ट्रपति को, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है उनके द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो कमेटी होती है, समितियां होती है, तो जो उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ये मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, और ये कह रहा है कि बाध्यकारी होते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है? पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है उनके सदस्यों को केवल कैबिनेट मंत्रियों में से ही नियुक्त किया जा सकता है। ये कह रहा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो कमेटियां होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो केवल कैबिनेट मंत्रियों में से ही नियुक्त किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री और गैर कैबिनेट मंत्री दोनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है, तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर है। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, समितियां होती है, ये कार्य संचालन नियमों के तहत मंत्रिमंडल समितियों की स्थापना की जाती है और ये 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ये बताना है कि 3 कथन दिए गए हैं और उनमें से आपको ये बताना है जो कौन सी विशेषता दी गई जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। तो देखते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग से ये जो निर्वाचन आयोग उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। दूसरा कथन कह रहे हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता। तो निर्वाचन आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है इस वजह से ये वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। मतदाता प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग। तो ये तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप मतदान करने जाते हो तो ये निश्चित आपको जब आप वोट देते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको एक स्लिप दिखाई जाती है और वो मशीन द्वारा ही 7 सेकंड के लिए दिख जाती है और आपको ये पता चल जाता है जिस व्यक्ति को आपने मत दिया है आपका मत उसी को गया है या किसी अन्य को। तो ये भी एक पारदर्शिता का और निष्पक्षता का काम कर रही है। तो इस हिसाब से आपके पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। और जो निर्वाचन आयोग होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी इनमें से पहले होता है। और जो वीवीपैट है यह निश्चित करता है कि जो उसने जिसको मतदान दिया है वो उस प्रतिनिधि को गया भी है या नहीं है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संविधान द्वारा पंचायतों के सीटों के आरक्षण के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं। ये कह रहा है कि SC/ST के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्थान आरक्षित होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है जो ST/SC है तो जो उनकी जो पंचायत क्षेत्र होता है तो उनका जो आरक्षण होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि SC और ST आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों के महिलाओं के लिए आरक्षित होती है।
तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ST/SC की जो लिए आरक्षित सीटें होती है उसमें भी 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है किसी राज्य की विधायिका किसी भी पंचायत में पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी पंचायत क्षेत्र में और किसी पिछड़े को अगर किसी की सीट को आरक्षण करना है तो ये अधिकार आपके राज्य विधायिका को दिया गया है। तो इस वजह से पहला, दूसरा, तीनों कथन सही है। तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्र और राज्य के संबंध के मुद्दे की गहन जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। और आपको ये बताना, जो उपयुक्त परिषद है ये किसके तहत इसको स्थापित किया गया था। तो कह रहा है जो राज्य अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन से आयोग के तहत की गई थी। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, पुंछी आयोग, कुशल समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारी आयोग। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो जो पुंछी आयोग है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और ये भी केंद्र राज्य की समीक्षा हेतु के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो कुशल समिति है ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और ये आपकी कृषि समीक्षा समिति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला, दूसरा कथन तो निकल जाते हैं। तीसरा कथन देखते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में आया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। तो इस सिफारिश, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के तहत ही जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी स्थापना की गई थी। तो सी आपका सही आंसर हो गया। और जो सरकारी आयोग आया था ये आपके 1990 में आया था। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई कब थी, 1990 में, और सरकारी आयोग की अनुशंसा पर। लेकिन सिफारिशें किसने की थी सबसे पहले, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कब आया था आपके 1966 में, और किसकी अध्यक्षता में आया था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। तो इस वजह से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु जो RBI द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं। और आपको ये बताना है इसमें जो 3 कथन दिए गए आप कौन से कुछ सही है। तो रेपो रेट में कमी की गई है, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कोविड-19 महामारी के दौरान RBI ने अपने रेपो रेट को कम किया है। और दूसरा कथन क्या है, रिवर्स रेपो में वृद्धि नहीं, दूसरा कथन गलत है, रेपो में रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि नहीं की गई है। तीसरा कथन है ऋण के भुगतान पर अस्थगन, तो तीसरा कथन भी ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और अब आपको ये देखना है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 2 शब्द आए, इसका क्या मतलब है। तो जब RBI अन्य बैंकों को या अन्य बैंक जो RBI से अल्पकाल के लिए ऋण देते हैं तो जिस दर पर वो दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। और ठीक इसका उल्टा, जब RBI अन्य बैंकों से अल्पकाल के लिए उधार लेती है तो जिस दर पर ये लिया जाता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब RBI लेती है तब अन्य बैंकों से उधार तो उसको रिवर्स बोलेंगे, और जब अन्य बैंक लेते हैं RBI से तब उसको रेपो रेट कहेंगे। तो इस हिसाब से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये भारत में लॉबिंग के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपको बताना कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, यह दबाव समूह द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सहमत करने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, इसमें भारत में वैधानिक रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई है। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भारत में ना तो वैधानिक था ना है और ना ही गैर वैधानिक रूप से इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है। और तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है और क्योंकि इसका निर्धारित नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है और उस पर डिपेंड करता है कब तक ये अपने पद पर बना रहता है। और प्रधानमंत्री तभी तक अपने
पद पर बना रह सकता है जब तक उसको बहुमत प्राप्त है ना। तो 5 साल फिक्स नहीं है, इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, तो ये सही नहीं है ना। दूसरा कथन करें, संविधान यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो दूसरा कथन भी गलत है। हालांकि ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और जो बहुमत दल का नेता उसकी नियुक्ति करता है, लेकिन इसमें संविधान में ऐसा कहीं भी इसका इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि ये जो प्रक्रिया है, ये आपकी जो संसदीय प्रणाली की जो पद्धति है उसके अनुसार ये प्रक्रिया होती है, ना कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के ही सदस्य थे, और ये कह रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये भी गलत हो, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, जो कोई से भी हो, और चाहे किसी भी सदन का हो, तो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस वजह से तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये कह रहा है कि कौन कौन से कथन इसमें सही नहीं है, तो पहला दूसरा तीनों कथन गलत है। तो इस वजह से डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के पुनर्गठन के संदर्भ में पूछा गया है, और प्रतिभूति क्षेत्र के परिवर्तन अधिनियम के संदर्भ में, और आपको ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। तो देखते पहला कथन कह रहा है, जब बैंकों को एनपीए में बदले जब बैंकों को एनपीए में बदल चुके ऋण की वसूली हेतु उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों पीछे नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, अधिनियम सरकारी बैंकों को आरोपित नहीं होता है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यह अधिनियम सरकारी बैंकों को भी आरोपित करता और ऋण की वसूली हेतु उपयोग किया जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके दिनेश गोस्वामी समिति, बोरा समिति और तनख्वाह समिति के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताने कौन किससे संबंधित है, चुनाव सुधार से, न्यायिक सुधार से, या केंद्र राज्य संबंध के सुधार से, या पंचायत राज सुधार से संबंधित है। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी ये 1990 में बनी थी, और बोरा समिति 1993 में, और जो तनख्वाह समिति है ये आपके 2010 में बनी थी। और ये दिनेश गोस्वामी समिति, बोरा समिति, तनख्वाह समिति, ये तीनों समितियां आपके चुनाव सुधार से संबंधित है। आपके संघ शासित क्षेत्र के उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया है, और आपको सामने 2 कथन दिए गए हैं, और आपके बताना है कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है ये 1966 में इसको स्थापित किया गया था, और जो अनुच्छेद 239 ए है इसके तहत दिल्ली की विधानसभा का उपबंध किया गया है, ना कि हाई कोर्ट। इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो दूसरा कथन भी गलत है। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय की अगर स्थापना करनी है तो संसद विधि बनाकर अनुच्छेद 241 के तहत संघ शासित क्षेत्र के लिए एक हाई कोर्ट गठित कर सकती है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा गया, और आपको ये बताना है जो मंत्रिपरिषद होती है किन परिस्थितियों में अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, और आपको ये बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन देखते हैं, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। अगर लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो जो मंत्रिपरिषद होता है उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो इस वजह से क्या है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं, लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर लोकसभा में जब धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है, और ये धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में लाया जाता है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित न हो तो अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित ना हो तब भी जो मंत्रिपरिषद होती है उसको अपना त्याग पत्र देना होता है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं, लोकसभा में धन विधेयक के पारित न होने पर, तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर लोकसभा में अगर धन विधेयक अगर पारित नहीं होता है तो भी जो मंत्रिपरिषद होता है उसको अपना त्याग पत्र देना होता है।
और इसके अलावा भी अगर जो इनका अगर ये कार्यकाल अगर इनका समाप्त हो जाता है तभी मंत्रिपरिषद को क्या होता है, त्यागपत्र देना होता है। अगर स्वतः विघटन हो जाए तभी त्यागपत्र देना होता है मंत्रिपरिषद को। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पूछा गया है और इसकी योग्यता के लिए क्या क्या आवश्यकता है, और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, वह पूर्व से ही केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जिला न्यायाधीश होता है वो केंद्र या जो राज्य सरकार होती है वो किसी भी के अंतर्गत सरकारी सेवा पे कार्यरत नहीं होना चाहिए, तभी वो जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन देखते हैं, उसे एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जिला न्यायाधीश बनने के लिए उसे कम से कम 5 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना जरूरी है। तीसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु सिफारिश की जानी चाहिए। तो जो राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, अगर हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति की अगर सिफारिश करता है तभी इस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। और ये ध्यान रखना, जो कम से कम 5 वर्षों का इसको अनुभव होना चाहिए और एक अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए, है ना। और जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या पदस्थापना या पदोन्नति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है, तो ये भी विशेषकर ध्यान रखना। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्राम न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभा की विधियों के माध्यम से की जाती है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो ग्राम न्यायालय है इसकी स्थापना राज्य विधानमंडल की विधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 आया था उसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो इस वजह से पहला कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, इनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकरण राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा इसको उच्च न्यायालय के परामर्श से इसको नियुक्त करते हैं। तीसरा कथन देखते हैं। तो पहला कथन सही है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तीसरा कथन कह रहा है, ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपभोग कर सकता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम न्यायालय है वो फौजदारी और दीवानी दोनों ही न्यायालयों की शक्तियों का उपयोग भरपूर फायदा शक्तियों का उठा सकता है। तो तीसरा कथन भी क्या होता है, सही हो जाता है। दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो इस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पूछा गया, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा अनीटा, और आपको बताना ये क्यों चर्चा में रहा है। तो इसका सही आंसर आपका ए आपका सही आंसर है। जो एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक्स रे न्यूट्रॉन का पता लगाने की हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ए आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके भारत मार्केट के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं, यह समस्त खुदरा व्यापारियों हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत मार्केट है ये खुदरा व्यापारियों के लिए एक ई राष्ट्रीय कॉमर्स बाजार है। और दूसरा कथन देखते हैं, यह लॉजिस्टिक एंड विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में अधोपांत हैंड टू हैंड सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जो घरेलू डिलीवरी है इसको भी शामिल किया गया है। और तीसरा कथन देखते हैं, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। तो जो भारत मार्केट है ये भारत वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की एक पहल नहीं बल्कि जो अखिल भारतीय व्यापारी संघ है उसकी एक पहल है। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है।
तो आपको ये बताना है रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और यह रिपोर्ट वन्य जैव विविधता से संबंधित है और यह वैश्विक लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति का आकलन करती है। तो यह रिपोर्ट आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या में संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत का जो मूल संविधान है उसमें मंत्रिपरिषद की संख्या का कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया जाता है उसे मंत्री पद हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो दूसरा कथन गलत है क्योंकि ये जो 97वें संविधान संशोधन होगा इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसको ये प्रावधान जोड़ा गया था। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। और पीएम सहित जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके सहित 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होनी चाहिए। जो कुल सदस्य होते हैं उसका 15% ही मंत्रिपद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद है जिसकी अध्यक्षता आपके प्राइम मिनिस्टर करता है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों विपक्ष के नेता और सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसके कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्री, विपक्षी नेता चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा को, और राज्य और केंद्र शासित के जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं और राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों दल के इसमें शामिल होते हैं और जो कोई प्रसिद्ध पत्रकार हो वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये भी ध्यान हो, राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1961 में की गई जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। और डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। तो आपको ये बताना है इसमें कौन से जो छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी और पोर्ट ट्रस्ट है तो इसकी स्थापना राज्य सरकार की एक अधिनियम द्वारा कर सकता है। तो जो टाउन एरिया कमेटी है इसकी स्थापना आपके जो राज्य सरकार है वो एक अधिनियम के द्वारा इसको गठित कर सकती है। और जो छावनी बोर्ड होता है इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में यह काम करता है। और जो पोर्ट ट्रस्ट है इसकी स्थापना भी आपके केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और ये जो बंदरगाह होते हैं उसके प्रबंधन और उसकी सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की जाती है। जैसे आपके मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है। और जो छावनी बोर्ड होता है और ये नागरिक आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु गठन इसका किया जाता है। तो इस हिसाब से बी आपका इसका दूसरा कथन सही है। तो बी आपका यानी डी आपका सही आंसर है, केवल 2। और जो पोर्ट ट्रस्ट होता है इसमें नामित और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये बताना है कि किन प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है। तो आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और उनमें से ये बताना कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। तो जो विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव होते हैं ये तब प्रस्तुत किया जाता है जब लगता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया या गलत सूचना दी गई है या फिर सदस्यों को ये लगता है कि उनके विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये इसमें
मंत्रियों की निंदा की जाती है। तो पहला दूसरा ठीक है, लेकिन जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है इसे संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसमें प्रश्न पूछने, आधिकारिक बयान लेने हेतु प्रस्तुत किया जाता है और इसे जो ध्वनि आकर्षण प्रस्ताव होता है उसे एक मंत्री या समूह, पूरे समूह का जो मंत्रिमंडल होता है, पूरा एक समूह होता है, उसके खिलाफ या किसी 2 या 4 मंत्रियों के खिलाफ इसकी निंदा के लिए लाया जाता है। तो इसमें आपका पहला दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, तो ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन है और आपको बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो जो संविधान राज्य की जो विधान परिषद होती है, तो जो उसका जो निर्वाचन होता है ये आपके आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, तो ये ध्यान रखना। तो पहला कथन कह रहा है 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो विधान परिषद के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उनमें जो सदस्य संख्या होती है उनमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है 1/6 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से स्नातक रहे और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 1/6 सदस्य नहीं बल्कि 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से जो स्नातक रहे हैं और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/6 गलत है, यहाँ 1/12 सदस्य होना चाहिए था, तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है 1/3 संबंधित राज्य से लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो तीसरा कथन में बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 1/3 सदस्य राज्य के लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ लोकसभा की जगह विधानसभा होता तो ये कथन ठीक हो जाता, तो तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, इससे गलत हो जाता है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो इस हिसाब से आपका केवल एक सही है, तो ए आपका सही आंसर है। और जो विधान परिषद होती है इसमें 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्टित किए जाते हैं। तो इनका इस बातों का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो निर्वाचन संबंधों के विवाद के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। तो आप ये बताना है जो निर्वाचन के संबंध में जो विवाद होते हैं तो जो उसमें न्याय निर्णय के लिए जो अधिकरण गठित करते हैं तो उसे गठित करने का अधिकार किस किस को दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्य, विधानमंडल और नीचे आपके विकल्प दिए गए केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2। तो जो संसद और राज्य विधानमंडल होती है उनको निर्वाचन के संबंध में जब विवाद न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया था, 14 को स्थापित किया गया और इसी को ही अधिकरण का नाम दिया गया है। तो इसमें आपका सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल इसको गठित करने का इनको अधिकार दिया गया, ना कि आपके राष्ट्रपति को। तो इस वजह से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट यानी सर्वाधिक वोट पाने की जीत प्रणाली से अनुपातिक प्रतिनिधित्व परिवर्तन कर दिया जाए तो निम्नलिखित कौन कौन से परिणाम अधिक होने की संभावना होगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली होती है जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और उसकी जगह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अगर लाया जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहले आप ये जान लो कि फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम उसको कहते हैं, मान लीजिए कोई सदस्य चुनाव में खड़ा है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, है ना, तो एक को 30% मत मिले, दूसरे को भी 30% मत मिले, तीसरे को 40% मत मिले। तो इसमें क्या होगा, जो जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो विजयी हो जाता है, उसको चुन लिया जाता है। तो जो 30 और 30 जो 2 कैंडिडेट थे, अगर इनके
मत को अगर जोड़ा जाए तो ये 60% है ना। और जो तीसरा कैंडिडेट है इसको केवल 40% मिले हैं, जबकि 60% लोगों ने इसको नकार दिया है, सिर्फ 40% लोग ही इसको पसंद करते हैं। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, ये जीत जाता है, क्योंकि इसमें जो भारत में जो प्रणाली है फर्स्ट फास्ट द फर्स्ट सिस्टम, इसमें ये होता है कि जो जिसको सबसे अधिक मत मिले हैं वो निर्वाचित हो जाता है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में ऐसा नहीं होता है ना। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में होता है, मानिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी, उसमें क्या होता है जब मतदान किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ए को वोट दोगे या बी को वोट दोगे या सी को ही वोट दोगे, इसमें आपको तीनों को वोट देना होता है। लेकिन आप इसको वरीयता के अनुसार देते हैं कि अब आप पहले किसको वोट देना चाहते हैं, आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, कौन सा कैंडिडेट पसंद है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो इस आधार पर अनुपातिक तरीके से इसको मत तो तीनों को देना पड़ेगा, लेकिन पहली वरीयता आप किसको देते हैं इसमें ये देखा जाता है। मान लीजिए ए को सबसे अधिक वरीयता देने वाले हैं तो ए विजय होगा, सी को अगर सबसे ज्यादा वरीयता देने वाले हैं तो सी होगा। तो इसका भी विशेषकर ध्यान रखना। तो अब कथन की ओर चलते हैं। तो ये इससे क्या परिणाम होने की संभावना होती है। तो पहला कथन कह रहा है राजनीतिक दलों मतों के अनुसार सीटें जीतेंगे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं वो मतों के अनुसार सीटें जीती जाएगी उसमें। दूसरा कथन है समाज में विभिन्न वर्गों को सरकार से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो दूसरा कथन भी ठीक है, समाज में विभिन्न वर्गों को सरकार से में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। तीसरा, सरकार के गठन के लिए अधिक संख्या में बहुदलीय गठबंधन हो सकते हैं। तो तीसरा भी ठीक है, इसमें बहुदलीय संगठन हो सकते हैं। इस ए बी सी सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है परिषद के निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, परिषद के अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कि परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। तो दूसरा कथन गलत है, अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। तीसरा कथन है परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी स्थायी समिति की जो अध्यक्षता आपके गृह मंत्री करता है, ना कि प्रधानमंत्री। इस वजह से तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ए बी यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन गलत है, तो डी आपका सही आंसर है। और जो स्थायी समिति इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं और इसमें 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका कर्तव्य है कि केंद्र और संघ शासित प्रदेश और राज्यों के आपसी मामलों की जांच पड़ताल करना, और इसका उद्देश्य है कि ऐसे मामलों पर जांच या चर्चा या विचार करना और उनके मध्य आपस में समन्वय को बढ़ावा देना होता है। ये आपके अंतर्राज्यीय परिषद की का काम होता है और इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 263 में किया गया है। और इसकी संगठन क्यों किया गया, केंद्र सरकार और संघ शासित राज्य जो होते हैं या राज्य होते हैं उनके तालमेल को के प्रावधान करता है, इसके लिए इसको गठित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां किसी राजनीतिक दल को भारत का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त है। तो आपको ये बताना है कि जो राजनीतिक दल में जो राष्ट्रीय दल होते हैं उसको मान्यता देने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में से 4 सीटें प्राप्त करता है और किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा में अगर साधारण निर्वाचन में वो 4 सीटें जीत लेता है और किसी राज्यों में 4 राज्यों में वैध मतों का 6% या इससे अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि वह लोकसभा साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें विजयी होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, कह रहा है कि जो लोकसभा का जो साधारण निर्वाचन होता है उसमें अगर 3 राज्यों में उसने कम से कम 2% सीट अगर प्राप्त कर ली है तब भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है उसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर किसी
पार्टी को 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो तो भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। लेकिन ये इसमें दूसरा कथन गलत है। इसमें 2 राज्यों में नहीं बल्कि 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल की उसे मान्यता है तभी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी, ना कि 2 राज्यों में। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया है। तो ये पहला कथन बिल्कुल गलत है। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और न ही राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि का निर्धारित किया गया है। ये इसको संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और वैसे तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये इसमें संविधान का कहीं उल्लेख नहीं है, बल्कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है में संसद में इसमें इसका प्रावधान किया गया है 6 वर्ष का, ना कि इसमें जो आपकी जो संविधान है इसमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इस वजह से आपका दूसरा कथन ठीक हो जाता है, लेकिन पहला गलत हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना, ये हमने पहले, इस वजह से ए आपका सही नहीं है, दूसरा सही है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। पहला कथन गलत है ना, क्योंकि कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। और राज्यसभा का जो गठन किया गया था ये आपके 1952 में किया गया था और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है और जो इसके जो सदस्य होते हैं ये पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो जो 11वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं और जो 29 विषय हैं 29, उनमें से आपके बताना इसमें कौन कौन से विषय इस क्वेश्चन में सही है। तो पहला देखते हैं, जो कृषि, जो कृषि है ये 11वीं अनुसूची का विषय है। भूमि सुधार कार्यान्वयन ये भी 11वीं अनुसूची का विषय। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा ये भी 11वीं अनुसूची का विषय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये भी 11वीं अनुसूची का विषय। विवाह और विवाह विच्छेद ये 7वीं अनुसूची का विषय है, ना कि 11वीं अनुसूची का विषय है। तो इस वजह से आपका ए बी यानी पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर होगा। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है और जो राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। इसका भी जरा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी घड़ियालों के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इनमें कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, जो घड़ियाल है इन्हें IUCN प्रजाति की लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कह रहा है जो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें घड़ियाल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर्ड की सूची में आती है। दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन कह रहा है भारत में अपने प्राकृतिक आवास में घड़ियाल केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि घड़ियाल केवल चंबल नदी में ही नहीं बल्कि जो उत्तर प्रदेश की घेरवा नदी है उसमें भी घड़ियाल पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सोन नदी है उसमें भी घड़ियाल देखने को मिलती है। उत्तराखंड की जो रामगंगा है उसमें भी घड़ियाल देखने को मिलती है और बिहार की जो गंडक नदी है उसमें भी आपको घड़ियाल देखने को मिलती है और उड़ीसा की जो महानदी है उसमें भी घड़ियाल देखने को मिलेगी। और इसके अतिरिक्त भारत में ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल में भी ये घड़ियाल देखने को मिलती है। और जो घड़ियाल है इस प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो इस वजह से आपका ए आपका